हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और हमारे इस चैनल में आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एमआरएनए का स्प्लाइसिंग, यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए जो बन रहा होता है, और ये स्पेशली यूकैरियोट का सीन रहेगा कि यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनेगा उसमें प्रोसेसिंग के 3 इवेंट होते हैं। पहला ही होता है 5 प्राइम के ऊपर कैपिंग का, उसके बाद में स्प्लाइसिंग का, और तीसरा होता है टेलिंग का। तो बाकी जो बातें हैं वो हमारी पहले डिस्कस हो चुकी हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो स्प्लाइसिंग को लेकर के रहेगा। स्प्लाइसिंग क्यों ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर भी पहले छोटी सी बात कर लेते हैं कि स्प्लाइसिंग का मतलब ये है कि जो हमारे यूकैरियोटिक जीन्स हैं उनके अंदर स्प्लिटिंग कंडीशन पाई जाती है कि बीच बीच में इंटरवेनिंग सीक्वेंसेज जो प्रेजेंट होती हैं जिनको अपन इंट्रॉन्स बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन कलर वाला एक्सॉन 1 हमने ले लिया, ये एक्सॉन 2 है, और बीच में दोनों एक्सॉन्स के कोई इंट्रॉन है वो लगा हुआ है। और जो इंट्रॉन होता है उसका प्रोटीन कोडिंग से कोई कनेक्शन नहीं होता है, और ये इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, यहाँ पे प्रोटीन को बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। इसको यहाँ से काट करके बाहर निकाला जाता है, यानी कि इसको यहाँ से स्प्लाइस आउट किया जाता है। तो करेक्ट स्प्लाइसिंग ही होनी चाहिए कि एक्सॉन का कुछ भी जाना नहीं चाहिए इंट्रॉन के साथ में, और इंट्रॉन का कुछ भी एक्सॉन के साथ रह जाना नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं और करेक्टली स्प्लाइसिंग कैसे होती है उस चीज़ को हम समझेंगे। तो स्प्लाइसिंग को समझने का मतलब ये रहेगा कि जैसे ही हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो वर्क कर रहा होता है उसके एग्जिट चैनल में से जो आरएनए की चेन है, जो ट्रांसक्रिप्ट हमारा बन रहा होता है वो निकल रहा होता है, और उसके ऊपर कैपिंग हो जाने के बाद में स्प्लाइसिंग है वो चालू हो जाती है। तो हमने जो ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है उसको यहाँ पे एक बार ड्रा करके इस चीज़ को समझेंगे कि एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स हैं। पहले एक्सॉन 1 इंट्रॉन, एक्सॉन 2 फिर इंट्रॉन 2 फिर एक्सॉन 3, ऐसे आते जाएंगे इलोंगेशन फेज के दौरान। तो यहाँ हमने इसका 5 प्राइम किनारा ले लिया जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना है, और इधर हमने इसका 3 प्राइम किनारा है वो ले दिया, क्योंकि हम सीक्वेंसेस को 5 to 3 ही डिनोट करते हैं। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सबसे पहले एक्सॉन 1 बाहर निकलेगा, उसके बाद में इंट्रॉन आ रहा है, देन आफ्टर एक्सॉन आ रहा है, और करेक्ट स्प्लाइसिंग ही हो, एक्सॉन का स्लिपेज ना हो, और किसी भी प्रकार का जो मिस अलाइनमेंट है वो ना हो। इसके लिए जरूरी होता है कि जैसे एक्सॉन 1 निकले, एक्सॉन 2 उसके साथ में जोड़ दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक्सॉन 1 भी आ चुका है, एक्सॉन 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, तो अगर 3 भी आ जाएगा, स्प्लाइसिंग नहीं होगी, तो उस समय पे एक्सॉन 1 का 2 के साथ में भी अलाइनमेंट हो सकता है और 1 का 3 के साथ में भी हो सकता है। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए स्प्लाइसिंग है वो जैसे जैसे हमारा ट्रांसक्रिप्ट बनता जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर स्प्लाइसिंग कोज होती है। तो स्प्लाइसिंग को करेक्टली कराने के लिए कुछ सीक्वेंसेस जिम्मेदार होती हैं, और उन सीक्वेंसेस को हमने यहाँ पे ड्रा कर रखा है। जैसे ये 5 प्राइम एंड है, वो 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ हमने जो सीक्वेंस ले रखी है कि AGGU, ये जो सीक्वेंस है इसे अपन कहेंगे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। कि 5 प्राइम स्प्लाइस साइट एक कंजर्व सीक्वेंस होती है जिसमें कुछ भाग एक्सॉन का होता है और कुछ भाग इंट्रॉन का होता है। ऐसे ही 3 प्राइम के ऊपर भी एक कंजर्व पार्ट है, यहाँ पे काफी सारे पिरिमिडिन्स होते हैं, उसके बाद में AG, और फिर एक्सॉन का G यानी कि ग्वानिन होता है, इसे अपन बोलते हैं 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। यानी कि एक्सॉन इंट्रॉन की बाउंड्री 5 प्राइम वाली वहां होगी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, और इंट्रॉन एक्सॉन की बाउंड्री 3 प्राइम वाली वहां पे होगा 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। और बीच में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रांच पॉइंट। तो स्प्लाइसिंग के अंदर 3 मेन जगह हैं, एक्सॉन इंट्रॉन की बाउंड्री 5 प्राइम साइड के ऊपर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और ब्रांच पॉइंट। और ब्रांच पॉइंट के ऊपर होता है एडेनिन। तो ये एडेनिन हमने दिखा रखा है, ये ब्रांच पॉइंट वाला हो गया। ये 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, ब्रांच पॉइंट एंड 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, ये कंजर्व सीक्वेंसेज होती हैं, यानी कि ये सीक्वेंसेज होने पे ही करेक्टली स्प्लाइसिंग वो हो पाती है। ठीक है,
ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात करके कि जैसे ही एक्सॉन इंट्रॉन ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आएंगे तो उनके अंदर ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं और इन सीक्वेंसेस को ही बाद में यूटिलाइज करके स्प्लाइसिंग है वो कोज होगी। अब हम बात करते हैं कि स्प्लाइसिंग को कौन करवाता है या स्प्लाइसिंग किन की वजह से होती है। तो ये होते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, इसमें जैसे U1 पार्टिसिपेट करता है, U2, U3 नहीं करता है, U4, U5 एंड U6। तो ये जो आपके U1, U2, 4, 5, 6 हैं, इनको हम बोलेंगे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज। और एक्चुअल में ये जो आरएनएज बनते हैं ये अकेले आरएनए काम ना करके इनके साथ में प्रोटीन और लगी रहती है। तो जब आरएनए और उसके साथ में कोई प्रोटीन और आ जाती है तो उसे अपन बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो इनको शॉर्ट में अपन स्नूर्प्स भी कॉल करते हैं। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि स्प्लाइसिंग को जो कोज करवाएंगे वो कुछ जो प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स एक्चुअल में स्नूर्प्स हैं। और वो हैं क्या, प्रोटीन और आरएनए का मिक्सअप होते हैं। और उनमें कौन से आरएनए होते हैं, दे आर एसएन आरएनएज U1, U2, 4, 5 एंड 6। यानी कि जैसे अपन बात करेंगे U1 जो स्नूर्प है उसके अंदर प्रोटीन भी है और एक आरएनए चेन भी है। ये सारी आरएनए चेन्स होती है। तो वन थिंग इज आरएनए चेन एंड सेकंड थिंग इज प्रोटीन। तो इनसे मिलकर के ये बने होते हैं। ठीक है, तो हमने साइट को देख लिया, जो स्नूर्प्स काम करेंगे हमने उनकी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं कि स्प्लाइसिंग किस प्रकार से कोज होगी। तो सबसे पहला जो वर्क होता है, पहले ही वर्क के अंदर क्या होगा कि 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, क्योंकि जैसे ही अपन ट्रांसक्रिप्शन को करवा रहे हैं तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट के ऊपर U1 आकर के बाइंड करता है। जो U1 टाइप का SNRNP है ये आकर के सबसे पहले यहाँ पे बाइंड करेगा। और बाइंड कैसे करता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो U1 हो U2 कोई से भी हम लेंगे, वो सारे बाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि जो U1 आपने लिया है इसमें प्रोटीन भी है और इसमें आरएनए भी है। जो ट्रांसक्रिप्ट बना है वो क्या है, वो खुद mRNA है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। और इस U1 के अंदर जो आरएनए की चेन है वो भी कैसी है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जब U1 यहाँ आकर के जुड़ेगा तो इसका आरएनए और ये आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो U1 के द्वारा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट का जो रिकॉग्निशन है ये आरएनए इंटरेक्शन होता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जितना भी इंटरेक्शन होगा वो सारा का सारा आरएनए इंटरेक्शन है। हालांकि U1 में प्रोटीन भी है लेकिन प्रोटीन का रिकॉग्निशन में कोई रोल नहीं है। रिकॉग्निशन में केवल रोल किसका आएगा, जो भी अपन स्नूर्प्स लेंगे उनके आरएनए चेन के द्वारा इस आरएनए को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो नंबर 1 काम हमने क्या देखा कि 5 प्राइम स्प्लाइस साइट के ऊपर U1 आकर के अटैच हो रहा है। इसके बाद में ये सीक्वेंस बनती जा रही है, ट्रांसक्रिप्शन चलता ही जा रहा है। सेकंड जो वर्क होगा कि ब्रांच पॉइंट के ऊपर बाइंडिंग करने वाली प्रोटीन, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन जो BBP है ये आकर के इस ब्रांच पॉइंट यानी कि ये जो एरिया है यहाँ आकर के बाइंड कर लेगी। सबसे पहले ये आया U1 बाइंड कर लिया, उसके बाद में ये आया इसमें BBP ने बाइंड कर लिया। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो 3 प्राइम जो स्प्लाइस साइट है वो आएगी। और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट के ऊपर जो U2 ये फैक्टर जो है प्रोटीन इसका नाम होता है U2AF65, ये तो बाइंड करेगा यहाँ पे जो pyrimidine ट्रैक्ट होता है। यानी कि जो एग्जैक्ट 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है उससे थोड़ा सा पहले बाइंड करेगा और जो एग्जैक्ट स्प्लाइस साइट होती है वहां पे बाइंड करेगा U2AF35। देखिए दोबारा कंफर्म करते हैं, 5 प्राइम के ऊपर U1 जुड़ गया है, ब्रांच पॉइंट आई उसके ऊपर BBP ने बाइंड कर लिया
और जैसे आगे का पिरिमिडिन ट्रैक और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट आई तो वहां पे U2AF65 एंड U2AF35 ने बाइंड कर लिया। ठीक है, अभी जो कॉम्प्लेक्स बना है कि जैसे ट्रांसक्रिप्ट आया उसके ऊपर ये तीनों चारों बाइंड हो चुके हैं, इसे अपन बोलेंगे अर्ली कॉम्प्लेक्स। दिस इज अर्ली कॉम्प्लेक्स कि U1 जुड़ चुका है, BBP जुड़ चुका है, U2AF65 जुड़ गया, U2AF35 है वो जुड़ गया। अब जैसे ये जुड़ जाएंगे इसके बाद में U2AF65 यहाँ जुड़ा है, BBP यहाँ जुड़ा है, ये साइड थोड़ी पास पास होते हैं, यानी कि जो हमने डैश लाइन दिखा रही है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। और ये भी हमें पता है कि जो एक्सॉन्स हैं वो साइज में छोटे होते हैं और इंट्रॉन्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो जहाँ पे ब्रांच पॉइंट है वहाँ पे BBP जुड़ा हुआ है, यहाँ पे U2AF65 जुड़ा हुआ है। वो जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ से BBP है वो आउट हो जाएगा। पहले यहाँ पे BBP जुड़ता है लेकिन बाद में BBP यहाँ से निकल जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा U2SN-RNP। पहले जुड़ा था यहाँ पे BBP भी उसी प्रकार से बाइंड करता है और उसको रिप्लेस करके आ जाएगा नेक्स्ट U2। अब U2 जो आता है वो भी इसी प्रकार से, उसमें भी प्रोटीन और आरएनए है, तो ये भी अपनी आरएनए चेन से इसके साथ में आकर के बाइंड करता है। लेकिन इसकी जो बाइंडिंग है वो थोड़ी सी स्पेशल होती है। स्पेशल क्या होती है कि जो आपने U2 लिया है, सपोज इसका आरएनए चेन ऐसा है और जहाँ पे ब्रांच पॉइंट है वो ब्रांच पॉइंट वाला आरएनए है वो इस प्रकार से होता है कि ब्रांच पॉइंट का जो एडेनिन है वो इसमें मिसमैच करता है। ये हमारा mRNA हो गया। तो ब्रांच साइड के ऊपर जो एडेनिन है उस एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन या यूरेसिल इस U2 वाले आरएनए के अंदर नहीं होता है। वो नहीं होगा तो हमारा एडेनिन क्या होगा, बाकी सब तो बेस पेयरिंग हो जाएगा, बाकी सारा बेस पेयरिंग कर लेता है, लेकिन जो एडेनिन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री इस U2 वाली आरएनए चेन के अंदर नहीं होता है। तो ये एडेनिन बाहर की साइड में निकल जाएगा, तो ये बाहर एक प्रोट्रूड हो जाएगा, यानी कि जो एडेनिन हमारा है अब ये इसमें से जब इसके ऊपर बाइंड हुआ U2 तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री U2 वाले आरएनए में नहीं है, तो एडेनिन हमारा बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा इसका मतलब ये हो गया कि एडेनिन है वो थोड़ा सा इस सीधे स्ट्रैंड से बाहर एक बल्ज के रूप में आ गया है। और अगर हम इस एडेनिन की बात करें, ब्रांच साइड वाले एडेनिन की बात करें, क्योंकि हमारा चेन 5 to 3 है, तो एडेनिन ने इधर जो बाइंड कर रखा है ये इसका 5 प्राइम हो गया, इधर इसका जो किनारा है वो 3 प्राइम है, क्योंकि चेन टूटी नहीं है, कहीं भी कट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो एडेनिन हमारा बाहर जरूर निकला है लेकिन बॉन्ड अभी भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है आरएनए चेन के अंदर वो बने हुए हैं। तो एडेनिन का 5 प्राइम भी एंगेज है बॉन्डिंग में और 3 प्राइम भी इधर वाले के साथ एंगेज है। लेकिन चूंकि ये आरएनए चेन है, mRNA है, तो इसके अंदर जो शुगर है वो राइबो शुगर है और राइबो शुगर की सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या होता है, OH होता है। इसका 5 प्राइम एंड 3 प्राइम बॉन्डिंग में एंगेज है, बट इसका 2 प्राइम जो OH है वो फ्री है। तो ये कंडीशन प्रोट्रूड हो चुकी है, एडेनिन बाहर निकल गया और एडेनिन का जो 2 प्राइम OH है ये इसके पास फ्री है। पहला काम क्या हो गया कि ब्रांच साइड के एडेनिन को थोड़ा सा बाहर खिसका दिया। क्यों खिसक गया, क्योंकि U2 के पास या U2 के अंदर जो आरएनए चेन है उसके अंदर एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस नहीं था, तो वो बाहर की तरफ एक बल्ज के रूप में निकला, उसके पास 2 प्राइम OH है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो कंडीशन बनी है कि हमारा एडेनिन बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो गया और U2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, U1 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देन आफ्टर जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये U265, U2AF35 ये यहाँ से निकल जाएंगे और इस पे जैसे एडेनिन बाहर की तरफ निकला इसको अपन A कॉम्प्लेक्स बोलेंगे कि जैसे ही एडेनिन बाहर निकल जाए उसका 2 प्राइम OH वो बाहर आ जाए तो वो एक कॉम्प्लेक्स को अपन A कॉम्प्लेक्स नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेज के अंदर U4, 5 एंड 6 ये तीनों यूज एक साथ एक ट्राई पार्टिकल के रूप में आकर के बाइंड करते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे बाइंड कर रखा है U1, U2 यहाँ पे बाइंड हो रखा है, ये रिप्लेस हो गए हैं और ये तीनों आकर के यहाँ बाइंड करते हैं।
यानी कि यहाँ U1 बाइंड हो रखा है, U2 बाइंड हो रखा है, बीच में जो गैप बना है उस गैप के अंदर ये तीनों आकर के बाइंड हो जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इस जगह को पकड़ा हुआ है U1 ने, इस जगह को पकड़ा हुआ है U2 ने, और दोनों जो यहाँ से इन्होंने होल्ड कर रखा है उनको अब बीच में ब्रिज के रूप में U4, 5, 6 ने आकर के इनको कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये चीज और ये चीज अब पास पास आ गई है। देन आफ्टर जैसे ये ट्राई पार्टिकल आकर के यहाँ बाइंड कर देगा, उसके बाद में U1 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, U1 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और U1 ने जहां बाइंडिंग कर रखी थी उससे ज्यादा बाइंडिंग, उससे ओवरलैप बाइंडिंग करते हुए U6 यहाँ पे बाइंड कर लेगा, यानी कि U6 है वो U1 को रिप्लेस कर देगा। तो इस जगह पे पहले U1 था, अब U6 क्योंकि वो इसी में आया था उसने इस जगह को अब होल्ड कर लिया, तो एक खिसकते ही ये चीज और पास आ जाएगी। U4, 5 यहाँ पे लगे हुए हैं, U2 यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अब हो गया U6, यहाँ पे U2 उसने एडेनिन को बाहर निकाल रखा है, 2' OH उसका बाहर निकला हुआ है, और बीच के अंदर जो कनेक्शन है वो कनेक्शन किन्होंने बना दिया, U4 एंड U6, और साथ में जो U5 है ये इनके साथ में ट्राई पार्टिकल यहाँ पे बाइंड हुआ था, 6 वाला यहाँ जुड़ गया है, 4 एंड 5 इनके बीच में है, U2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि ये वाली चीज ये बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे इन्होंने होल्ड कर रखा है, देन नेक्स्ट वर्क होगा, और उस वर्क के अंदर जो बाहर की साइड में 2' OH निकला है, ये 2' OH एक अटैक कोज करेगा, और ये अटैक होगा 5' स्प्लाइस साइड के अंदर ग्वानिन, ये एक्सोन का हिस्सा था, ये ग्वानिन इंट्रोन का हिस्सा है, तो इस ग्वानिन का 5' फॉस्फेट, ये 5' फॉस्फेट, और ये इसका 2' OH। तो ब्रांच साइड के एडेनिन का 2' OH और स्प्लाइस साइड के ग्वानिन का 5' फॉस्फेट, इनके बीच में एक अनयूजुअल एस्टर बॉन्ड बन रहा है, वो है 2' 5', इसका 2', इसका 5'। दिस इज एन अनयूजुअल बॉन्डिंग, क्योंकि जब हम RNA DNA सबको पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं कि 5', 3' के बीच में ही अटैक होता है, और जो 5' है वो 3' पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे 2' ने 5' के ऊपर अटैक किया है, तो दिस इज ए एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। एस्ट्रिफिकेशन हो रहा है कि एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे इसने 5' साइड में भी एस्टर बॉन्ड बना रखा है, जैसे हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं कि एक इधर फॉस्फेट के साथ में एक उधर फॉस्फेट के साथ में, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो इसने दो साइड से तो बनाए रखे थे, तीसरा इसके पास 2' OH फ्री था, उसने इसको इसके साथ में ऐड कर दिया, तो एक ट्राई जंक्शन क्रिएट हो गया कि इस एडेनिन ने अब इधर भी पकड़ रखा है, इधर भी पकड़ रखा है, और इधर जो 2' OH था उससे इसने पकड़ लिया, यानी कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ग्वानिन और इसके बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था वो टूट जाएगा। अब ग्वानिन हमारा इसके साथ में एडेनिन के साथ में अटैच हो गया, यानी कि ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से बन गई है, इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। तो पहला जो वर्क हुआ फेस्ट एस्टरिफिकेशन, और एक्चुअल में हुआ क्या था कि एस्टर बॉन्ड यहाँ पे था वो तो टूट गया, और उसकी जगह पे दूसरा बन गया, यहाँ पे था 5' 3', तो 5' 3' टूटा और क्या बना 2' 5' बना, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांस एस्टरिफिकेशन, कि पहले भी था एस्टर बॉन्ड लेकिन वो टूटा और उसकी जगह पे फिर दूसरा बन गया, तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन नंबर 1। तो ऐसा होते ही अब यहाँ पे एक्सोन और इंट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड था ये टूट चुका है, और जो ग्वानिन था इस ग्वानिन का 3' OH अब फ्री है, क्योंकि इसका 3' OH इसके 5' के साथ में पहले बॉन्ड में गया हुआ था, वो अब बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे हमारा जो U6 है ये जुड़ा हुआ है, U4, 5 बीच में काम कर रहे हैं, और U2 यहाँ पे जुड़ा हुआ था वो अभी भी जुड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से कट चुकी है, और अब यहाँ पे U6 ने इसको
पकड़ रखा है। अब जैसे यहाँ पे ये था कि 2 प्राइम OH ने यहाँ अटैक किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से अब नेक्स्ट जो अटैक होगा वो इस 3 प्राइम OH का होगा, कि जो हमारा पहला ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस जो हुई थी उसमें जो 5 प्राइम किनारे के ऊपर जो हमारा एक्सोन 1 था उसकी लास्ट बाउंड्री जो 3 प्राइम गुआनिन था, वहां पे 3 प्राइम OH अब जनरेट हुआ था। और ये 3 प्राइम OH, ध्यान क्या रखना है कि एक्सोन का कुछ भी जाना नहीं चाहिए और इंट्रॉन का कुछ भी रहना नहीं चाहिए। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ग्वानिन का लास्ट आ गया है, यानी कि 3 प्राइम OH ग्वानिन के साथ में है और इधर वाला ग्वानिन निकल चुका है। और अब हमें यहाँ फोकस करना है कि यहाँ ग्वानिन ये एक्सोन का हिस्सा है, ये ग्वानिन इसके साथ में जुड़ना चाहिए, ये एक्सोन इस एक्सोन के साथ में जुड़ना चाहिए। तो उसको कोज कराने के लिए हमारा ये जो 3 प्राइम OH है ये अब अटैक करेगा। इस फॉस्फेट के ऊपर। तो ये था हमारा 3 प्राइम और इसने अटैक कहाँ किया, इस ग्वानिन के 5 प्राइम के ऊपर, यानी कि जो एक्सोन सेकंड था, एक्सोन सेकंड के ग्वानिन के 5 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर उसने अटैक किया। तो अब ये कनेक्शन हट जाएगा, यानी कि अब हमारा एडेनिन ग्वानिन और फिर ये इस ग्वानिन से जुड़ जाएगा, यानी कि अब एक्सोन ये जो था इसमें एडेनिन था, ग्वानिन था, इसका 3 प्राइम OH उसने अटैक किया इधर जो था ग्वानिन इसके 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ। तो ये हो गया अपना नॉर्मल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कि 5 प्राइम ने 3 प्राइम OH के ऊपर अटैक किया। तो दिस इज अगेन एस्टरिफिकेशन, और यहाँ पर भी पहले बॉन्ड था वो टूटा है, तो ये भी क्या हो गया, दूसरा ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो 2 बार एस्टर बॉन्ड टूटते हैं और नए बनते हैं, 2 बार ट्रांस एस्टरिफिकेशन होता है। पहली बार कब होता है, जब ब्रांच पॉइंट को यहाँ ला रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि पहला ट्रांस एस्टरिफिकेशन जब हो रहा है तो उस समय पे U6 U4 एंड U2 इनका टाइट रोल होता है, और दूसरा जो ट्रांसएस्टरिफिकेशन होता है उसके अंदर U6 और U2 का रोल होता है। ये सब यहीं पे जुड़े हुए हैं और इन्होंने फिर सेकंड वाला ट्रांसएस्टरिफिकेशन कोज करवाया। तो इस समय पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको अपन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, जब ये फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन हो जाता है, और जब ये सेकंड वाला भी हो जाता है तब हम इसको सी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसको कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं था कि हम इसको ई बोलेंगे, ए बोलेंगे, बी बोलेंगे, सी बोलेंगे, लेकिन हमें ध्यान ये देना था कि जब हम स्प्लाइसिंग कराएंगे तो ओनली एक्सोन एक्सोन जुड़ने चाहिए, एक्सोन का कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, इंट्रोन का कुछ भी रिटेन नहीं होना चाहिए। और ये किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए हमें 2 बार ट्रांसएस्टरिफिकेशन कराना पड़ रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 कब होता है, जब ब्रांच पॉइंट का एडेनिन है वो हमारी सीक्वेंस से थोड़ा सा बाहर निकले, और उसको निकालता कौन है, U2, क्योंकि उस U2 के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वो एडेनिन के सामने मिसिंग है, तो ये बाहर निकलेगा। और बाहर निकल करके फिर वो जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइड के ऊपर जो ग्वानिन है उसके फॉस्फेट पर अटैक करके अनयूजुअल 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। और सेकंड वाले के अंदर जो 3 प्राइम OH है 5 प्राइम स्प्लाइस साइड के ऊपर कट लगने से जनरेट हुआ है, वो फिर अगले एक्सोन के 5 प्राइम बाउंड्री के ऊपर अटैक करके यहाँ के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। तो जब ये दोनों ट्रांसएस्टरिफिकेशन हो जाएंगे, दोनों ट्रांसएस्टरिफिकेशन जब हो जाएंगे तो उस समय पे हमारी स्ट्रक्चर ये तो पहले ही बनी हुई थी ऐसे, और ये इसके साथ में अटैच है, क्योंकि जो एडेनिन था इस एडेनिन का इधर भी बॉन्ड क्लियर था, ये 5 प्राइम साइड से जुड़ा हुआ था, ये 3 प्राइम से जुड़ा हुआ था, ये 2 प्राइम से जुड़ा हुआ था। तो एडेनिन इधर वाली सीक्वेंस से भी जुड़ा हुआ था, और ये ग्वानिन घूम करके इससे यहाँ जुड़ गया। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे आई हुई है, ये यहाँ पे जो ग्वानिन था उस ग्वानिन ने इसके ऊपर 2 प्राइम 5 प्राइम से अटैक कर रखा है, और बाद में ये स्ट्रक्चर इसके साथ थी। तो यहाँ तक का जो सीक्वेंस है वो एक लेरिएट जैसी संरचना में आ जाएगा। ये चीज अब
कट के अलग हो चुकी है, जो U2 U4 5 6 हम इसी के ऊपर जुड़े हुए हैं, वो बाद में इसमें से डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जो इंट्रॉन है वो इंट्रॉन एक लैरिएट के रूप में निकल करके बाहर आता है, और जो एक्सॉन एक्सॉन बाउंड्रीज है वो यूनाइट कर दी जाती हैं, और उनके बीच में जो यूजुअल टाइप का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये बन जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया है कि जब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए बन रहा होता है, तो एमआरएनए जब बन रहा होता है तो उस समय पे किस प्रकार से स्प्लाइस साइट्स को यूटिलाइज किया जाता है, स्नूप्स का यहाँ पे क्या रोल आता है, कौन से यूज कहाँ बाइंड करते हैं और उनका रोल क्या है, अपनी बाइंडिंग के अंदर वो आरएनए आरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे ब्रांच साइड को बाहर निकाला जाता है, उसका 2' OH है वो अटैक के लिए तैयार किया जाता है, बाद में कैसे पहला अटैक हो करके अपना अनयूजुअल 2' 5' बॉन्ड बनता है, तो नेक्स्ट अटैक के अंदर कैसे सेकंड वाला एस्टिफिकेशन होकर के दोनों एक्सॉन्स है वो फ्यूज होकर के जो प्रॉपर एक्सॉन 1 है वो एक्सॉन 2 से फ्यूज हो जाएगा। तो स्प्लाइसिंग है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है ये हमने ऐसे वीडियो के अंदर डिटेल से देखा। तो आई होप इसमें जो जो चीज़ें थी वो सारी आपकी क्लियर हुई होंगी। लैरिएट के रूप में ही निकलता है, ब्रांच साइड्स में क्या रहता है, पिरामिडल ट्रैक्ट कहाँ पे होता है, ब्रांच साइड की कंजर्व सीक्वेंसेस क्या होती हैं और कैसे यूज है वो यहाँ पे काम करते हैं। तो आई होप जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हुआ होगा, और अगर ये टॉपिक आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहे हों और आपको सारी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन हो जाती है, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर से लाइक करें, इनको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपको और नेक्स्ट जो वीडियोस हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वो अच्छी तरीके से आप इनको देख पाएँ, और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसके नोटिफिकेशन वगैरह भी वो पहुँच पाएँ। तो आई होप आप इन चीज़ों का अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। ओके देन, गुड लक।